भाई डीजे में कोई नहीं है, लगते हैं मैं ही चला रहा हूँ, टेंशन मत। कुछ भी गा रहा भाई, हम लोग बहुत ही मत, शायद इस साल का मेरा पहला है। मैं वैसे खाता नहीं, आप जानते हो। मैं जब दिया कि तेरी बच्ची बच रही है।
सरस्वती शारदे, पूर्ण इस अज्ञान उदधि से, पूर्ण इस अज्ञान उदधि से, वीणा पानी तार दे, तार दे, तार दे, माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे। सूर्य ब्रह्म शिव विष्णु गजानन, जिन चरणों को सेवते, हे सूर्य ब्रह्म शिव विष्णु गजानन, जिन चरणों को सेवते। हम शिशु हैं अज्ञानी माता, जिन चरणों का प्यार दे, वीणा पानी तार दे, तार दे, तार दे, माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे। सरस्वती मैया की जय। पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। एनएसएस क्लैप गोज। और कानून के बारे में हमको बताएंगे, हम सबको विभिन्न प्रकार की धाराओं, कानून में कैसे किन किन चीजों के लिए किन किन चीजों की हमको जानकारी होनी चाहिए, एक आम जनता को जानकारी होनी चाहिए, उन सब चीजों के बारे में वो हमको बताएंगे। तो मैं देरी ना करते हुए सीधा ये मंच सर को सौंपता हूं, जज साहब को सौंपता हूं। माइक सर को दे। मंच पर उपस्थित ग्राम के सरपंच, प्राध्यापकगण, ग्रामवासियों एवं प्यारे बच्चों, आप लोग को देखकर मुझे अपने करीब 30 साल पुराने दिन याद आ रहे हैं। मैं भी एनएसएस का छात्र था और 20 सर्टिफिकेट मेरे पास था। कॉलेज के दिनों में मैं भी कैंप अटेंड करता था, कुछ अलग ही आनंद आता था। साल भर इंतजार करते थे कि कैंप में जाना है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये चीजें अभी समझ में नहीं आई कि क्या सीख रहे हैं आप लोग, आपकी पर्सनालिटी में क्या चेंज आ रही है, ये बाद में आएगी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक अच्छा माध्यम होता है ये। तो आप लोगों को बधाई कि आप लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर कानूनी विषयों पर जानकारी देने के लिए बुलाया गया है। पहले भी आप लोग के बीच में हमारे पुराने जज साहब लोग आते रहे होंगे, जो विधिक साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत कानून के विभिन्न प्रावधानों के बारे में बताए होंगे। हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ है, विधि का शासन है। विधि के शासन में सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब बराबर होते हैं। और जो कानून बन गया है वो सब पर लागू होता है, बंधनकारी है। सबसे बड़ा वही है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ये कोई बड़े नहीं है, कानून बड़ा है। आप लोगों को, कितने लोगों को मालूम है कि
हमारे एक प्रधानमंत्री को कोर्ट द्वारा सजा सुनाई जा चुकी है, मालूम है किसी को? पढ़िएगा, आप लोग राजनीति शास्त्र पढ़िएगा। ये केवल डेमोक्रेसी में संभव है कि प्रधानमंत्री तक को सजा दी जा चुकी है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि कानून कहां तक अधिकार अपना दखल रखता है। जहां पर यदि कोई कानून का उल्लंघन करता है या जहां पर अधिकारों का हनन होता है, वहां पर कानून का रास्ता शुरू हो जाता है। आप लोग मोटर व्हीकल एक्ट सुने हैं, मोटर यान अधिनियम? आप लोग चौक चौराहे पर चलते होंगे तो देखेंगे पुलिस वाले जांच कार्रवाई करते हैं। क्या चेक करते हैं वो? लाइसेंस, इंश्योरेंस, गाड़ी का कागजात। तो जब पुलिस वाले चेकिंग करते हैं तो दस्तावेजों की जांच करते हैं कि गाड़ी जो आप चला रहे हैं वो सही है कि नहीं है जी, यानी सही व्यक्ति की गाड़ी है कि नहीं है, और गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस आपके पास है कि नहीं है। और क्या दस्तावेज चाहिए गाड़ी चलाने के लिए? इंश्योरेंस। वेरी गुड। जी सर। और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट। और हेलमेट भी चाहिए? यस सर। पर सबसे इम्पोर्टेंट है ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस और बड़ी गाड़ी है तो परमिट। ठीक है। अब इसमें से यदि किसी एक चीज नहीं है आपके पास तो आप पुलिस चालानी कार्रवाई में फंस जाते हैं। इंश्योरेंस होने से क्या फायदा है आपको? अगर कुछ भी दुर्घटना होता है तो उससे लाभ हाँ बेटा। मिलता है। अच्छा, पैसा मिल जाता है। वेरी गुड, चलो अच्छी बात है, आपको जानकारी है। और क्या फायदा है? और क्या फायदा बताइए? नहीं, पहले से तय नहीं होता है, मैं बताऊंगा। और बताओ। चलिए, आपकी गाड़ी से एक एक्सीडेंट हो गया, आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। एक्सीडेंट में सामने वाले के हाथ पैर टूट गए, वो 15 दिन अस्पताल में एडमिट रहा, उसके इलाज में 2 लाख रुपए खर्च हुआ। तो उस 2 लाख रुपए की भरपाई कौन करेगा? जिसने एक्सीडेंट किया उसने वो करेगा। यदि इंश्योरेंस है तब कौन करेगा? इंश्योरेंस कंपनी। अच्छा, वेरी गुड। यदि लाइसेंस नहीं है चलाने का तब कौन करेगा? जिसके नाम से गाड़ी है और जो गाड़ी चला रहा था वो करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी वहां पर छूट जाएगी, क्योंकि गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है, इंश्योरेंस है किंतु इंश्योरेंस के शर्तों का पालन नहीं है। इंश्योरेंस के कागजात देखा है आप लोगों ने? यस सर। नीचे में टर्म्स एंड कंडीशन लिखा रहता है कि ये गाड़ी का इंश्योरेंस तभी मान्य है जब वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होगा। वैध ड्राइविंग लाइसेंस से क्या मतलब है? वैलिड तो ठीक है, ठीक है। और जिस कैटेगरी का वाहन है उस कैटेगरी का ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। मैं कार से आया हूं, क्या मैं बाइक चलाने के लाइसेंस से कार चला सकता हूं? नहीं। मेरे पास ट्रक चलाने का लाइसेंस है, क्या मैं बाइक चला सकता हूं? कंफ्यूजन। जिस कैटेगरी का वाहन चलाने का लाइसेंस है वही कैटेगरी चलाओगे। LMV का लाइसेंस किसके पास है? LMV, लाइट मोटर व्हीकल। लाइट मोटर व्हीकल में कार आती है। 7,500 केजी से कम के वाहन जो हैं, जैसे पिकअप हो गया, कार हो गया, ट्रैक्टर हो गया, इसको चलाने के लिए LMV लाइसेंस चाहिए। आप स्कूटी चलाते हैं तो कौन सा लाइसेंस चाहिए? टू व्हीलर में कौन सा? टू व्हीलर में कितने प्रकार के लाइसेंस होते हैं? सर, विद गियर, विदाउट गियर। वेरी गुड। स्कूटी कौन सी में आता है? तो उसके लिए विदाउट गियर चाहिए। और बाइक चलानी है तो
विद गियर। अब ये बताओ, क्या 16 से 18 साल के बच्चे बाइक चलाते हुए दिख जाते हैं, कई बार छोटे बच्चे दिख जाते हैं, इनका लाइसेंस बनता है क्या? यस सर, बनता है हाँ, कब बनता है? सर, लर्निंग का लाइसेंस रहता हूँ अच्छा, फिर क्या चला सकते हैं? सर। ओनली स्कूटी अंडर 100 सीसी। 100 सीसी नहीं, 50 सीसी। सॉरी, लूना मोपेड जो होते हैं ना छोटे छोटे, उसको चला सकते हैं 16 से 18 साल के। 16 से नीचे वो भी नहीं चला सकते। तो 18 साल से कम उम्र के बच्चे यदि कोई गियर वाली गाड़ी चला रहे हैं, ऑफेंस है। यहां तक कि वो स्कूटी भी नहीं चला सकते। जो अपने यहाँ स्कूटी आती है एक्टिवा वगैरह, कितने सीसी की होती है? 100 से ऊपर सीसी की गाड़ियां आ रही है। तो 50 सीसी की गाड़ी तक चला सकते हैं जो 16 से 18 साल के बच्चे हैं। अब आप लोग समझ लीजिए कि आपके पास लाइसेंस है तो कौन सी गाड़ी चलानी है, और नहीं चलाओगे तो मतलब गाड़ी चला रहे हो और एक्सीडेंट हो जाता तो क्या परिणाम होगा। यदि आप मालवाहक वाहन में बैठे हैं और एक्सीडेंट होता है तो फिर क्षतिपूर्ति कौन देगा? गाड़ी का बीमा है, कौन देगा? ड्राइवर का लाइसेंस होगा तो बीमा कंपनी देगी। मालवाहक है, मालवाहक गाड़ी का क्या काम है? माल ढोना। ट्रैक्टर का काम क्या है? एग्रीकल्चर कार्य में काम करना, सवारी ढोने काम नहीं है। इसलिए ट्रैक्टर में या फिर छोटा हाथी या पिकअप हो गया या ट्रक हो गया, इसमें सवारी जब चलते हैं तो वो अपने आप में रिस्क तो लेते हैं, साथ में मालिक जो चला रहा है या ड्राइवर जो चलवा रहा है वो भी रिस्क ले रहा है। इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर बच जाती है। क्यों? क्योंकि मालवाहक का उपयोग क्या है? माल ढोने में है। ट्रैक्टर का एग्रीकल्चर पर्पज से है, और ट्रैक्टर ने मान लीजिए सामग्री ढोने में ले भी लिया है, पर सवारी ढोने का काम नहीं है उसका, इसलिए वो बीमा कंपनी दायित्वाधीन नहीं होती वहां पर। यदि कोई टैंकर चला रहा है तो उसके लिए अलग लाइसेंस चाहिए, हैजार्डस लाइसेंस, ज्वलनशील पदार्थ के लिए लाइसेंस। तो लाइसेंस की कई कैटेगरी है। बीमा हो गया, लाइसेंस हो गया, हेलमेट हमारी खुद की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, फिटनेस सर्टिफिकेट, प्रदूषण सर्टिफिकेट गाड़ी के लिए जरूरी है। तो ये चीजों का पालन होना चाहिए। मोटरसाइकिल में आप चल रहे हैं, 3 सवारी चल रहे हैं, क्या होगा? वेरी गुड। और एक्सीडेंट हो जाने पर यदि योगदायी उपेक्षा साबित हो जाता है तो क्लेम में 50% कट जाएगा, और 50% आपको देना पड़ेगा। यह हो सकता है कि पूरा देना पड़ जाए, क्योंकि 2 गाड़ी का टक्कर हो रहा है। यदि सामने वाला लापरवाही से आ रहा है, भाई आप भी तो 3 लोग आ रहे हो, उसके बाद उल्टा चला रहे हो। गाड़ी किस साइड में चलाते हैं अपन? किधर चलाते हैं बताओ? भी उल्टा। सब सही जवाब नहीं आ रहा इसका। लेफ्ट हैंड। अच्छा, राइट वाले कितने लोग हैं? कौन से? सब लेफ्ट वाले हैं। ठीक है, फिर सर, फिर अच्छी बात है, फिर एक्सीडेंट नहीं होगा। बड़े चलिए, अब ये बताइए मुझे कि अपने यहाँ यदि कोई लड़की 17 साल 11 महीने 25 दिन की है और वो घर से भाग जाती है, तो आरोपी जिसके साथ भगी है, जिस लड़के के साथ भगी है, मामला बनता है कि नहीं बनता है? क्यों? ऑन रिकॉर्ड 17 साल 11 महीने 25 दिन है मेडिकल सर्टिफिकेट के हिसाब से या फिर दाखिल खारिज पंजी के हिसाब से। अब लड़की आके बोलती है कि मैंने मर्जी से शादी की है इससे, और पुलिस वाले लड़के को अरेस्ट कर लेते हैं। क्या पुलिस ने सही काम किया या गलत किया? हैं? बताओ। दिमाग नहीं दौड़ रहा? अच्छा, ये बताओ, 18 साल से कम उम्र की लड़की की किसी बात में सहमति मानी जाती है या नहीं मानी जाती? अब इसमें तो लड़की बोली कि मैंने अपनी मर्जी से शादी कर ली है इससे। केवल 5 दिन बचा है, फिर नहीं मानेंगे।
वेरी गुड। 18 साल से कम उम्र की लड़की की सहमति नहीं मानी जाती है। मैं अभी हाल ही में खैरागढ़ में ज्वाइन किया हूं। मेरे पास पॉक्सो एक्ट के बहुत मामले हैं। छुई खदान डोंगरगढ़ एरिया में मैंने देखा कि लड़कियों के भागने के काफी केसेस हैं। लड़का लड़की यहां से भाग जाते हैं हैदराबाद, नागपुर, सूरत, गुजरात के कई जिले हैं उधर, या दिल्ली, और वहां से 2-3 महीने बाद आते हैं शादी करके। यहां पर पेरेंट्स गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। जैसे वहां से लड़का लड़की आए, पुलिस वाले लड़के को अरेस्ट करती है और उठा के जेल भेज देती है। कम से कम साल 6-8 महीने बाद लड़के को जमानत मिलती है। लड़की आने के बाद शादी कर लेती है तो उसको घर वाले भी निकाल देते हैं। जनरली नहीं रखते कि भाई तुम अपने मर्जी से किए हो, तुम घर जाओ। ससुराल जाती है, ससुराल वाले निकाल देते हैं कि भाई तेरे चक्कर में हमारा लड़का जेल चले गया, तुम भी जाओ यहां से। अब लड़की की स्थिति न घर की रही न घाट की रही, उसको फिर नारी निकेतन में भेज दिया जाता है। ये प्रैक्टिकल घटना बता रहा हूं। कम से कम 25-30 केस का ये हाल है मेरे पास। 100 केस है इसमें से गलती किसकी है इस मामले में? दोनों की है। अब लड़की आ गई 1 साल बाद, 6 महीने बाद आ गई कि सर मेरा एक बच्चा भी हो गया है, हस्बैंड को छोड़ दीजिए। क्या हम छोड़ सकते हैं? हम चाहते हुए नहीं छोड़ सकते, क्योंकि रूल अप्लाई मैंने पहले बताया कि 18 साल से कम उम्र की लड़की की सहमति नहीं मानी जाती। यदि वो बोलती है कि सर मैं इसके साथ रहने के लिए तैयार हूं, मैंने इससे जानते हुए संबंध बनाया, मैंने इससे जानबूझकर शादी किया है, छोड़ दीजिए, उसके बाद भी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कानून बहुत स्ट्रिक्ट है। और इसमें न्यूनतम सजा लड़के को कितनी होगी? 10 साल। कम से कम 10 साल के लिए गया बंदा। और काफी हद तक सजा होने के चांसेस ऐसे केस में रहते हैं, क्योंकि लड़की भगी है, बताया ना, उसकी कोई सहमति नहीं मानी जाती है। एज प्रूफ होना ही है, क्योंकि स्कूल के दस्तावेज में 18 साल कंप्लीट नहीं हो रहा है। एक बार जो डेट ऑफ बर्थ बचपन में लिखवा दिया गया या 10वीं में लिखवा दिया गया, उसको क्या कोई बदल सकता है क्या? तो फिर सजा होनी ही है। परिवार बर्बाद हो गया। तो यहां पर आप लोग हैं, आप लोग के आसपास जो बच्चे होंगे, खासतौर पर टीनेजर होंगे, उनको समझाइए कि आपको भगना है, भगिए, 18 साल के बाद भगिए, क्योंकि उसके बाद तो फिर बालिग हो गए, हम कुछ कर ही नहीं सकते भाई। उसके बाद जो करना वो करें, हम कुछ बोल नहीं सकते। पर 18 से पहले भगोगे तो फिर दोनों की लाइफ बर्बाद है। लड़का तो गया अंदर। तब तक समझदारी आ जाती है। पर क्या होता है, नादानी जो छोटी छोटी गलतियां होती है वो बहुत भारी पड़ती है। आप लोग अभी उस उम्र से निकल चुके हैं, पर यह है कि कैरियर आप लोग के सामने है। इसमें कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं फर्स्ट क्लास का ऑफिसर बनूं, IAS, IPS, जज बनूं, या फिर इंडियन सिविल सर्विस में कोई अच्छे पोस्ट पे जाऊं? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 बढ़ा है। और बाकी लोग टीचर कितने बनना चाहते हैं? पुलिस में 4-5। अच्छा, जितने छोटे बच्चे हैं सब पुलिस बनना चाहते हैं। अब सब यार एक्सरसाइज करना पड़ेगा, बॉडी वॉडी बनानी पड़ेगी ना, हाइट बढ़ानी पड़ेगी, तब तो बनोगे। तो ये बताओ मुझे कि जिन्होंने हाथ नहीं उठाया, मतलब वो हाउसवाइफ बनना चाहती है लड़कियां? अच्छा नहीं, चलिए खैर, कोई काम कम छोटा नहीं होता, हाउसवाइफ का बहुत भारी काम होता है, ठीक है। पर यह है कि आप अपना टारगेट क्लियर करें कि मुझे लाइफ में क्या करना है। यदि आप टारगेट क्लियर नहीं करेंगे तो भटकते रहेंगे और लेट होते जाएंगे। ट्रेनों में आप लोगों ने सफर किया है कभी? यस सर। एक बार जब ट्रेन लेट हो जाती है तो क्या गंतव्य पर समय पर पहुंचती है? 99% लेट होते ही जाती है, क्योंकि पीछे से भी जो गाड़ी आती है वो आगे निकल जाती है, उसको वहीं खड़ा कर देते हैं। अब लेट तो हो ही गया है, 1 घंटा लेट हुआ कोई बात नहीं, 10 घंटे भी लेट जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही हाल होता है कि हम सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, 1 साल देखते हैं, आगे फिर पढ़ लेंगे, समय निकल जाता है। तो आप लोग अपने कैरियर को लेकर फोकस करिए कि क्या बनना है। कोई पोस्ट छोटा बड़ा नहीं होता। चाहे आपको पुलिस में जाना है, टीचर बनना है, पटवारी बनना है, या IAS IPS बनना है, या जुडिशरी में जाना है, मेहनत बहुत करना पड़ेगा। मेरा व्यक्तिगत मत है, आकाश पूरा खुला हुआ है, मतलब आपके लिए ऑप्शन ही ऑप्शन है। सिस्टम में योग्य लोगों की बहुत कमी है।
हम लोग, मैं सैकड़ों भर्तियां कर चुका हूं अपने कोटों में, जो वैकेंसी निकलती है हम लोग 500-500 700 इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं यार कोई लड़का काम का नहीं है, इसमें कोई लड़की काम की नहीं है, इनको डिग्री कैसे मिल गई? डिग्री देख के तरस आता है, टीचर पर लगता है कि क्या पढ़ाया होगा इसमें, क्योंकि उनको बेसिक नहीं पता है। उसका कारण क्या है कि लगता है कि हम डिग्री ज्यादा ले लेंगे तो हमारे पास जल्दी नौकरी लग जाएगी। हमको योग्य लोग चाहिए, सिस्टम को योग्य लोग चाहिए। आपको 50% लोग बेवकूफ बनाते हैं कि सिस्टम में करप्शन है, पैसा दीजिए मैं करवा दूंगा। मेरा व्यक्तिगत अनुभव अलग है। ये वो चूतिया बनाते हैं जिनको पता होता है कि कल लिस्ट जारी होने वाली सुबह, और रात भर में गेम खेलते हैं, अंधा गेम खेलते हैं कि चलो तुक्का लग गया तो पैसा मिल जाएगा, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, कल तो पोस्टिंग मिल ही जाएगी। पर पेशेंस आपके पास रहता नहीं है, उस पेशेंस का दुरुपयोग करते हैं। आप मेहनत करिए, आप पाएंगे कि सामने वाला केवल फोकट में हुआ बना के रखा है। पर हाँ, जब मेहनत करना शुरू करेंगे तो लगेगा कि हमको तो कुछ पता ही नहीं है। पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है फिजिकल रूप से फिट रहना। एनएसएस के प्रमुख स्रोत कौन है? स्वामी विवेकानंद। मेरे ख्याल से मैं नहीं तू, यही है ना सूत्रवाक्य। विवेकानंद कहते थे यदि मुझे 3 घंटे पढ़ने के लिए दिया जाए और 1 घंटे खेलने के लिए दिया जाए तो मैं 1 घंटा खेलना पसंद करूंगा। क्या मतलब है इसका? पढ़ाई से ज्यादा फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप फिट रहेंगे तभी आप बाकी काम कर पाएंगे। अभी सिस्टम में लड़कियों की संख्या बढ़ते जा रही है। लगभग पूरे कानून लड़कियों के फेवर में है। पुरुष की स्थिति बेचारा वाली है, मेरी भी स्थिति बेचारा वाली है। ठीक है, अभी संपत्ति में भी उनको बराबर अधिकार मिल गया है। लड़कियों को पुत्र के बराबर का अधिकार मिल गया है। हम क्या प्लास्टिक का उपयोग करते? मार्केट जाते वक्त थैला लेके जाते साथ में? आप क्या शौचालय है? पानी की व्यवस्था है? घर में सभी सदस्य शौचालय का आप लोग भी आ जाइए। बाजार जाते वक्त थैला साथ में लेके जाते? आप क्या शौचालय है? पानी की व्यवस्था घर में है? वो गाँव वाला नल है ना? घर में शौचालय का उपयोग सब कोई करते? ये सब कोई करते हैं। प्लास्टिक से मुक्त होना चाहते? आप क्या गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग रखते? डिब्बा में वो बाहर वाला डिब्बा है, बाहर वाला डिब्बा है। आप क्या घुरवा है? हाँ, एक फोटो खींचे आप लोग सामने। आज आंटी को आंटी आप आ जाइए। खड़ा